हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर एक्सप्लेनर पर। दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी ने सर्वाइवल मूवीज को बहुत प्यार दिया है, इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी सर्वाइवल मूवी लेकर आया हूं जिसे देखकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। ये मूवी उन 33 गरीब मजदूरों की सच्ची कहानी है जो कि 69 दिनों तक 2300 फीट जमीन के नीचे एक गहरी खाई में फंसे हुए थे। वो लोग वहां से कैसे जिंदा बचे और उन्होंने इसी बीच किन किन मुसीबतों का सामना किया, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम ज्यादा समय ना खराब करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाता है, जहां सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम चिली होता है। यहाँ पर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपने एक माइनर दोस्त की रिटायरमेंट पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। इधर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मारिया होता है। मारिया अपने भाई से बहुत परेशान होती है क्योंकि वो शराब बहुत पीता है। दूसरी तरफ हमें एक मोटा आदमी दिखाया जाता है जिसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, जिस बात पर इस मोटे आदमी की अपनी वाइफ से लड़ाई होती रहती है। अब ये सभी लोग जो कि अपनी अपनी लाइफ से बहुत परेशान होते हैं, वो सभी एक बस में बैठकर माइन की तरफ जा रहे होते हैं। अब अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि यहाँ का इंचार्ज होता है। वो यहाँ अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि लेवल 3 में एक कांच का टुकड़ा मिला है। दरअसल ये कांच के टुकड़े इन लोगों ने ही दरारों में लगाए थे ताकि अगर पर्वत अपनी जगह से खिसके तो इनको पहले ही पता चल सके। अब अगर पर्वत अपनी जगह से खिसका है तो आज नीचे माइन में कुछ दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इसका ऑफिसर इस बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि दोस्तों ये एक प्राइवेट माइन होती है जो कि 1889 में खोली गई थी। इस माइन में सेफ्टी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे यहाँ पर काफी मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। इसी वजह से इस खान में ज्यादा लोग काम नहीं करते, पर जो भी मजदूर इस खान में काम करता है उसको एक अच्छी खासी रकम दी जाती है, जिस वजह से कई सारे लोग यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो बस यहाँ आ जाती है जिसमें वो मजदूर होते हैं। अब तक इन मजदूरों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज इनके साथ क्या होने वाला है। अब जैसे ही ये लोग इस खान के अंदर जाते हैं तो इनका इंचार्ज इन सभी से कहता है कि आज ज्यादा काम करना होगा, इसलिए ये सब यहाँ आने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये लोग इस वक्त करीब 1700 फीट नीचे होते हैं जहाँ का टेम्परेचर 19 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन इनसे भी नीचे मजदूर काम कर रहे होते हैं जो कि 2300 फीट नीचे होते हैं। अब इनका जो इंचार्ज होता है जिसका नाम रिचो होता है, वो उन कांच के टुकड़ों को चेक करने के लिए जाता है जो कि उसने लगाए थे। यहाँ आकर उसको एक बुरी खबर मिलती है कि यहाँ फिर से उसको कई सारे कांच के टुकड़े नीचे गिरे हुए मिलते हैं, और जब ये ऊपर की तरफ देखता है तो इसको यहाँ एक बहुत बड़ी दरार नजर आती है। पर यहाँ सबसे हैरानी वाली बात ये होती है कि इतना बड़ा संकेत मिलने के बाद भी रिचो इसको नजरअंदाज करके अपने काम में बिजी हो जाता है। अब सभी मजदूर काम कर रहे होते हैं कि तभी इनको एक भूकंप का झटका महसूस होता है, जिससे यहाँ आसपास की चीजें हिलने लग जाती है। इस बात से सभी मजदूर बहुत डर जाते हैं। अब रिचो को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि यहाँ पर कुछ बुरा घटने वाला है, इसलिए वो जल्दी से इन मजदूरों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए एक मिनी ट्रक लेकर आता है। वो सभी मजदूर इसमें बैठकर यहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी उनको पता चलता है कि जिस रास्ते से इनको बाहर की तरफ जाना है वो इस भूकंप के झटके से ब्लॉक हो चुका है। रिचो को यहाँ एक आइडिया आता है कि अब वो यहाँ से बाहर ना जाकर 2300 फीट नीचे बने एक इमरजेंसी रास्ते से बाहर जाएगा, इसलिए ये सब अब नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। पर जो लोग इनसे भी नीचे 2300 फीट पर होते हैं वो भी डर के मारे ऊपर की तरफ आने लगते हैं। इधर हम रिचो को देखते हैं जो कि जल्दी से इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ता है, पर यहाँ ये लोग देखते हैं कि 2 लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। रिचो अपनी गाड़ी को स्लो करके उनको बैठा लेता है। तो जैसे ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इनके पीछे कई सारे पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं, और अब देखते ही देखते ये पूरी खान तहस नहस होने लग जाती है। यहाँ इनके लिए सबसे बुरी बात ये होती है कि जो गाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी उनसे इनकी टक्कर हो जाती है। गाड़ी में बैठे लोग जल्दी से नीचे उतरने वाले होते हैं कि वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर इनकी गाड़ी के ऊपर गिरने वाला होता है। ये लोग फटाफट इस गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगते हैं, पर वो बड़ा पत्थर इनकी गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये होती है कि उस पत्थर के गिरने से पहले ये सभी मजदूर इस गाड़ी से नीचे उतर चुके थे। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि इसकी धूल बाहर तक निकलती है, जिससे बाहर के लोगों को भी पता चल जाता है कि अंदर कुछ दुर्घटना घटी है। अंदर हम देखते हैं कि इस दुर्घटना की वजह से कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जिसको बड़ा पत्थर समझ रहे थे वो कोई पत्थर नहीं बल्कि वो तो एक बहुत बड़ी चट्टान होती है।
जो कि इनके रास्ते पर आकर गिर जाती है, जिससे ये लोग अब इस खान से बाहर नहीं निकल सकते। अब हम देखते हैं कि इनकी फंसने की खबर हर तरफ फैल चुकी है, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल पर भी इनकी खबर दिखाई जाती है, जिससे इनके परिवार वालों को इनकी बहुत फिक्र हो जाती है। इधर खान में रीचो काउंट करता है कि ये कितने लोग हैं। काउंटिंग के बाद पता चलता है कि ये 33 लोग हैं, जिसके बाद रीचो इन सभी को बताता है कि हम 33 लोग हैं और जो बाहर जाने का इमरजेंसी रास्ता है उसमें सिर्फ 30 लोग ही जा सकते हैं। ये सुनकर यहाँ एक आदमी जिसका नाम मारियो होता है, वो इन सबसे कहता है कि इस खान में एक चिमनी है जिससे 3 लोग बाहर जा सकते हैं। रीचो कहता है कि ठीक है, तुम अपने साथ 3 लोगों को लेकर चिमनी की तरफ जाओ और मैं बाकी के 30 लोगों को अपने साथ लेकर उस इमरजेंसी गेट की तरफ जाता हूँ। इधर हम देखते हैं कि उन 33 लोगों के परिवार वाले इस सुरंग के बाहर आ चुके हैं। ये सभी लोग यहाँ आकर अपने लोगों के बारे में पूछते हैं कि क्या वो सही सलामत हैं या नहीं, पर यहाँ के सिक्योरिटी वाले इनको कुछ भी नहीं बताते और इनको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं और उन गार्ड से कहते हैं कि जब तक हमारे लोग सही सलामत यहाँ से बाहर नहीं आते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एक लॉरेंस नाम का आदमी चिली के प्रेसिडेंट के पास मिलने आता है और प्रेसिडेंट को वो कहता है कि 33 लोग एक खान में फंस चुके हैं, उनको आप वहाँ से सही सलामत बाहर निकालिए। प्रेसिडेंट उसे कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, कंपनी वाले उन लोगों को अपने आप बाहर निकालेंगे। लेकिन लॉरेंस प्रेसिडेंट को कहता है कि इस घटना की खबर पूरे विश्व में फैल चुकी है और अगर आप इन लोगों को बचा लेते हैं तो आपकी और हमारे देश की प्रशंसा पूरे संसार में होगी। प्रेसिडेंट इसकी बात मान लेता है और उन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करता है, जिसका जायजा लेने के लिए वो खुद लॉरेंस को भेजते हैं। इधर रिचो उन 30 लोगों के साथ इमरजेंसी गेट तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ आकर जब ये लोग बाहर अपने लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि इनका रेडियो बिल्कुल खराब हो चुका है, जिस वजह से अब ये लोग बाहर किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि मारियो जो कि चिमनी की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है, जिसके ऊपर वो चढ़ने लगता है, पर आधे रास्ते तक आने के बाद मारियो देखता है कि सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, जिस वजह से मारियो वहां से नीचे की तरफ उतर जाता है। इसके बाद जब ये सभी लोग एक साथ होते हैं तो यहाँ पे फिर से एक भूकंप का झटका आता है, जिससे यहाँ मौजूद हर मजदूर कांप जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इस बार फिर से भूकंप आया तो फिर ये लोग इसी खान में दबकर मर जाएंगे और इनके परिवार वालों को इनकी लाश भी नसीब नहीं होगी। लेकिन इस बार ईश्वर इन पर मेहरबान था और थोड़ी ही देर बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिससे यहाँ पर सभी लोग एक राहत की सांस लेते हैं। अगले दिन जब लॉरेंस यहाँ आता है तो उसे गेट पर ही इन मजदूरों के परिवार वाले रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम तुमको तभी अंदर जाने देंगे जब तुम हमसे वादा करोगे कि तुम हमारे लोगों को सही सलामत बाहर लेकर आओगे। लॉरेंस इन सभी को भरोसा दिलाता है कि मैं इस काम में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद लॉरेंस अंदर आता है और यहाँ के इंचार्ज से मिलता है, जो कि लॉरेंस को बताता है कि जिस हिसाब से हमें खबर मिली है उससे ये कहना मुश्किल है कि अभी तक शायद कोई अंदर जिंदा हो, और अगर वो सभी जिंदा बच भी जाते हैं तो एक ना एक दिन वो सभी भूख और प्यास से मर जाएंगे। लॉरेंस को लगता है कि ये सही बोल रहा है, इसलिए वो बाहर आकर सबको बताता है कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते क्योंकि नीचे खान में किसी की भी जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं है। ये सुनकर यहाँ मौजूद एक लेडी इसको जोरदार थप्पड़ मारती है और इसी के साथ यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे लोगों को बचा लीजिए। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि खान के अंदर सभी लोग खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। दरअसल इन लोगों के पास बहुत कम खाना होता है, इसलिए मारियो इन सभी को समझाता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि बचे कुछ खाने को हमें मिल बांट कर खाना चाहिए। साथ ही साथ वो इन सबको समझाता है कि जब तक हमें कोई मदद नहीं मिलती तब तक हमें खाना कम से कम खाना होगा। ये सुनकर रिचो मारियो से कहता है कि कैसी मदद, यहाँ कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। दरअसल रिचो पिछले 10 साल से इस खान में काम कर रहा होता है, जिस वजह से इसको ये अच्छी तरह से मालूम होता है कि इनको यहाँ कोई नहीं बचाने वाला। इधर ऊपर हम देखते हैं कि लॉरेंस प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद यहाँ हम एक माइनिंग इंजीनियर को देखते हैं जिसको प्रेसिडेंट ने भेजा होता है। इधर खान में हम देखते हैं कि ये सभी लोग थोड़ा सा दूध और बिस्किट्स खाकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। अब इधर लॉरेंस अपनी पूरी तैयारी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर यहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनको अब कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा हो जाता है कि ये लोग इनके लोगों को बचा लेंगे। यहाँ वो लेडी जिसने लॉरेंस को थप्पड़ मारा था वो इसके पास आकर इसको सॉरी कहती है और इस मिशन के लिए उसको थैंक्स भी कहती है। नीचे इन सब के लिए एक और मुसीबत आ जाती है कि अब धीरे धीरे इनके हेलमेट की लाइट कम होती जा रही थी, पर ये सभी कार्स की बैटरी को यूज करके अपनी लाइट को ठीक कर लेते हैं। ऊपर की तरफ ड्रिल मशीन का काम शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज़ नीचे इन मजदूरों तक आ जाती है, जिसे सुनकर इन लोगों में एक नई उम्मीद की किरण जाग जाती है।
ऊपर लॉरेंस अपना काम जोरों शोरों से कर रहा होता है और इसने उन लोगों के लिए खाना पानी और उनके बच्चों के लिए बुक्स का अरेंजमेंट भी कर लिया होता है। अब आज लॉरेंस और इसकी टीम को ड्रिल करते पूरे 12 दिन हो जाते हैं। दोस्तों, आज ड्रिल उन 33 लोगों से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर होती है, पर वो ड्रिल इन तक नहीं पहुंच पाती और इनसे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर वो लोग ड्रिल कर देते हैं। इस बात से यहाँ सभी मजदूर बहुत निराश होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर वो ड्रिल मशीन इन तक आ जाती तो शायद उन लोगों को इनकी लोकेशन का पता लग जाता, जिससे कि वो लोग इन सभी को यहाँ से बाहर निकाल देते। अब आज इन सभी के सामने एक और मुसीबत आ जाती है। आज इन सभी लोगों का खाना खत्म हो चुका होता है और सिर्फ एक आखिरी बाइट बची होती है। इसी बीच इन सभी को यहाँ हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखते हैं कि ये सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सभी लोग उस भ्रम से बाहर आते हैं और इस बचे हुए खाने को खाकर अपना गुजारा करते हैं। अब इधर हम लॉरेंस को देखते हैं, जो कि इस समय माइनिंग इंजीनियर एंड्रयू के साथ होता है। एंड्रयू लॉरेंस को बताता है कि मेरी टीम ड्रिल नहीं कर पा रही है क्योंकि वो चट्टान बहुत मजबूत है। हम कई दिनों तक इस काम में जी जान से डटे हुए हैं, पर अब हमें इस बात पर यकीन करना होगा कि वो चट्टान हमारी सोच से बहुत बड़ी और मजबूत है, इसलिए हम लोग अब उन मजदूरों को नहीं बचा सकते। ये सुनकर लॉरेंस आंद्रे से कहता है कि तुम मेरी और इन 33 गरीब मजदूर लोगों की उम्मीद हो। अगर तुम यहाँ से चले गए तो इन सब का क्या होगा, जो कि इतने दिनों से अपने लोगों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आंद्रे इसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। फिर जब रात होती है तो यहाँ मौजूद सभी लोग अपने अपने लोगों के लिए प्रे कर रहे होते हैं। आंद्रे को शायद इन लोगों पर तरस आ जाता है, इसलिए वो एक बार फिर से ड्रिल करने की तैयारी करता है। अब लॉरेंस आंद्रे को कहता है कि हमें इस बार दूसरी तरफ से ड्रिल करना चाहिए, यानी कि हमें ड्रिल्स की दिशा बदल देनी चाहिए। ये सुनकर वो इसकी बात मानकर ड्रिल्स की दिशा चेंज कर देता है। अब नीचे खान में पूरे 17 दिनों के बाद सभी मजदूर भूखे प्यासे अधमरी हालत में लेटे होते हैं। यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, जिस वजह से इन सब की हालत बहुत खराब होती है। लेकिन आज यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में ये लोग पिछले 17 दिनों से वेट कर रहे थे। दोस्तों, इस बार ड्रिल बिल्कुल इनके ऊपर चल रही होती है, इसलिए जहाँ वो ड्रिल चल रही थी उसके ठीक नीचे एक आदमी लेटा होता है, जिसके ऊपर पानी की बूंद गिरती है। तो जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसे अपने ऊपर एक ड्रिल मशीन नजर आती है। फिर वो इस बारे में यहाँ पर सभी लोगों को बताता है, जिससे वो सभी 33 मजदूर बहुत खुश होते हैं। ये लोग उस ड्रिल पर अपने पास रखी एक रॉड से जोर जोर से मारते हैं ताकि वो लोग इनका सिग्नल सुन सके। इसके बाद ये लोग एक कपड़े पर लिखते हैं कि हम 33 लोग यहाँ पर जिंदा हैं। फिर जब ड्रिल ऊपर आती है तो इस नोट को पढ़कर एंड्रयू और लॉरेंस बहुत खुश होते हैं। फिर ये लोग यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बताते हैं कि आप सभी के घर वाले सही सलामत हैं। ये सुनकर यहाँ सभी लोग खुशी के मारे रोने लग जाते हैं। अब इनके जिंदा रहने की खबर पूरे संसार में फैल चुकी थी और फिर देखते ही देखते यहाँ सभी देशों के न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं। अब नासा वाले भी इस मिशन में अपना सहयोग देते हैं। नासा वालों ने इन लोगों के लिए एक ऐसा क्यूब भेजा था जिसमें इन लोगों के लिए खाना पानी और एक कैमरा होता है। इस कैमरे की मदद से ये सभी लोग अपने अपने परिवार वालों से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। अब ये लोग पूरे संसार में फेमस हो चुके थे और इनकी मदद करने के लिए कुछ लोग इनके परिवार वालों को बहुत सारा पैसा देते हैं ताकि ये दोबारा से ये काम ना कर सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिली के प्रेसिडेंट आज खुद इन सब से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। वो सभी को बताते हैं कि हमारी टीम जल्द ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगी। अगले दिन ऊपर एक बुरी खबर होती है। दरअसल आंद्रे ने इनको बचाने के लिए 3 प्लान बनाए थे। प्लान ए और प्लान बी फेल हो चुका होता है और आगे जाकर प्लान सी भी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फेल हो जाता है। लेकिन आंद्रे इन सभी को किसी भी हाल में बाहर निकालना चाहता है, इसलिए वो जी जान लगाकर प्लान बी को रीस्टार्ट कर देता है। अब इनकी टीम एक बार फिर से लगातार ड्रिल करती रहती है। लॉरेंस भी उन सभी मजदूरों तक डेली खाना और पानी पहुंचाता है। फिर ऐसे करते करते आज इन सभी को पूरे 62 दिन हो जाते हैं। आज 62वें दिन नासा वाले इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एक कैप्सूल भिजवाती है। ये कैप्सूल नासा ने स्पेशल इन लोगों के लिए तैयार किया था। ऐसा करके नासा ने यह साबित कर दिया था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अब हम देखते हैं कि नीचे खान में फंसे लोगों के लिए एक बुरी खबर ये होती है कि जो चट्टान इस खान पर होती है वो अब धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाती है। इसलिए ये लोग बाहर के लोगों को इस बारे में बताते हैं। इसके बाद इन मजदूरों के लिए एक और बुरी खबर होती है कि आंद्रे की टीम जिस चट्टान पर ड्रिल कर रही होती है वो इतनी मजबूत होती है कि वो टूट नहीं रही होती। इसलिए आंद्रे नीचे वाले लोगों से बात करता है और उनको कहता है कि अगर ये चट्टान नहीं टूटी तो हम अपनी ड्रिल से तुम तक सुरंग नहीं बना सकते। ये सुनकर ये लोग आंद्रे को एक आइडिया देते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे जिससे वो चट्टान टूट जाएगी। लेकिन आंद्रे इनको ऐसा करने से मना करता है, पर अब इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। अब ये लोग उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं जिससे इनका ये प्लान भी सक्सेसफुल रहता है।
इसके बाद फाइनली 69 दिनों के बाद आज वो पल आ जाता है जिस दिन आंड्रे की टीम इनको लेने के लिए वो कैप्सूल नीचे की तरफ भेजते हैं। अब वो कैप्सूल भी इनकी तरफ पहुंच जाता है और फिर ये सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं। बाहर इनके फैमिली मेंबर्स इनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और इनसे गले लगकर बहुत रोते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी लाइफ के 69 दिन एक ऐसी जगह पर बिताए होते हैं जहां पर कोई एक दिन भी नहीं बिता सकता। फिर इस मूवी के एंड में हमें इन 33 लोगों की रियल फोटो दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि माइनर कंपनी पर मुकदमा चलता है, लेकिन इसके लिए उनको दोषी नहीं पाया जाता। और सबसे बुरी बात ये होती है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी इन 33 मजदूरों को उस कंपनी ने कोई मुआवजा नहीं दिया होता, जिसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज़ आपके लिए लाता रहूँ।